नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। खास शो की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज दुनिया में एक नई सुबह का आगाज हुआ है। आज से दुनिया की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। इजराइल और यूएई ने सालों से चली आ रही दुश्मनी को भुलाकर ऐतिहासिक शांति समझौते पर दस्तखत कर दिए हैं। इस डील को मकाम तक पहुंचाने में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन कई मुल्कों को इस नई दोस्ती से दिक्कत भी हो रही है। चीन के सुल्तान जिनपिंग परेशान हैं। उधर पाकिस्तान के बदनाम खान को भी पता चल गया है कि दुनिया अब उसके आतंक के रास्ते को छोड़कर आगे बढ़ चली है। आज इस बड़ी खबर पर होगी हमारी खास नजर। जी हां, तो सबसे पहले बात उस खबर की जिसने मुस्लिम मुल्कों में भगदड़ मचा दी है। 72 साल से चली आ रही दुश्मनी का अंत हो गया है। दशकों पुराने दुश्मन दोस्त बन गए हैं। इजराइल यूएई के बीच ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ है और ऐसा करने वाला यूएई पहला खाड़ी देश बन गया है। इस समझौते को करवाने में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बहुत अहम भूमिका है। यूएई के प्रिंस बिन जायद, राष्ट्रपति ट्रंप और इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के बीच फोन पर बात हुई और फिर इस ऐतिहासिक दोस्ती पर मुहर लग गई। यूएई पहला ऐसा खाड़ी देश बन गया है और तीसरा अरब देश बन गया है जिसने इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए हैं। इससे पहले अरब के देशों में मिस्र और जॉर्डन ने इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध बनाए थे और अब यूएई पहला खाड़ी देश बन गया है जिसने इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिश्ते बनाए हैं। तो इस ऐतिहासिक दोस्ती पर मुहर लग गई है और इसमें बहुत अहम भूमिका निभाई है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। हालांकि फिलिस्तीन की तरफ से जाहिर है ऐतराज होना था और हुआ भी है। फिलिस्तीन ने अपने राजदूत को भी वापस बुलाने का ऐलान कर दिया है और इस समझौते को कटघरे में खड़ा किया गया है। लेकिन यूएई और इजराइल की सालों पुरानी दुश्मनी अब दोस्ती में बदल चुकी है। इस ऐतिहासिक दोस्ती के दरअसल मायने क्या हैं, ये आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। आइए बिग बॉल का रुख करते हैं। इजराइल यूएई की दोस्ती के मायने क्या हैं, ये जरा समझिए। अब मिडिल ईस्ट में इजराइल की पकड़ मजबूत होगी, इसमें कोई शक नहीं है। इस समझौते के बाद इजराइल की सुरक्षा और स्थिरता को इससे फायदा मिलेगा। अबू धाबी से तेल अवीव तक हवाई सेवा शुरू होगी, जो कि अब तक नहीं थी क्योंकि दुश्मनी चल रही थी। अब यह दोस्ती में तब्दील हो गई है। निवेश, पर्यटन, सुरक्षा, दूरसंचार जैसे मुद्दों पर अब इजराइल और यूएई के बीच समझौते होंगे। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने वेस्ट बैंक पर कब्जे का इरादा भी छोड़ा है, यानी कुछ आगे यूएई बढ़ा है और कुछ आगे इजराइल बढ़ा है, जिसका नतीजा हमारे सामने है। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की नई शुरुआत होगी। यूएई के मुसलमान जेरूशलम के ओल्ड सिटी में अल अक्सा मस्जिद जा सकेंगे, जो कि वहां पर लोगों की बहुत बड़ी मंशा थी। यह अब तक संभव नहीं हो पा रहा था क्योंकि इजराइल और यूएई के संबंध ही ऐसे थे। यूएई और इजराइल अब कोरोना वैक्सीन के लिए भी साथ काम करेंगे। तो जब दोस्ती होती है तो बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं, रास्ते खुल जाते हैं और उसी का एक मुजाहिरा इस वक्त हम यहां पर देख सकते हैं। बदली दुनिया की पिक्चर और ट्रंप कैसे नए मास्टर बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस दोस्ती में बहुत अहम भूमिका ट्रंप की है। इजराइल यूएई समझौते में ट्रंप का मास्टर प्लान क्या है, यह भी जरा समझने की कोशिश कीजिए। डोनाल्ड ट्रंप ने दरअसल इसके जरिए एक तीर से कई निशाने साधे हैं। वो क्या है, हम आपको समझाते हैं। समझौते से ईरान पर शिकंजा कसेगा। ईरान, जो कि इस वक्त अमेरिका का सबसे बड़ा जानी दुश्मन है। ईरान के अरब देशों और अमेरिका से रिश्ते खराब हैं। इजराइल को भी कट्टर दुश्मन मानता है। इजराइल यहां पर लिखा हुआ है लेकिन दरअसल ईरान है वो। एटमी ताकत हासिल करना चाहता है ईरान, ये हम सब जानते हैं। और ईरान और यूएस के जो इस वक्त तल्ख रिश्ते हैं, उसके मद्देनजर भी इस खास दोस्ती को बहुत अहम माना जा सकता है। इजराइल और अरब के करीब आने से ईरान पर निश्चित तौर पर अमेरिका लगाम लगा सकता है। नवंबर में अमेरिका में चुनाव से पहले जाहिर है इसका ट्रंप को फायदा होगा और इस समझौते को ट्रंप अपनी जीत की तरह पेश करेंगे क्योंकि नवंबर में चुनाव होने हैं और जाहिर है इस वक्त ईरान के साथ जो संबंध है और अब जो यूएई और इजराइल की दोस्ती कराई है डोनाल्ड ट्रंप ने, इसको वो जाहिर है चुनाव में भुनाने की कोशिश भी करेंगे।
इस बड़ी खबर पर बातचीत करने के लिए हमेशा की तरह बड़े खास मेहमानों का एक्सपर्ट पैनल हमारे साथ मौजूद है। अब उनसे आपका तारुफ करा दें। रिटायर्ड मेजर जनरल अश्वनी सिवाच साहब हमारे साथ मौजूद हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। अचल कुमार मल्होत्रा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। इसके अलावा आरजू काजमी पाकिस्तान की बहुत जानी मानी पत्रकार हैं, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं, स्वागत है। इसके अलावा हरिंदर मिश्रा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो सीधे इजराइल से जेरूसलम से हमारे साथ जुड़ेंगे, पीटीआई के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। और पंकज दास का भी हम रुख करेंगे नेपाल से, वो हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सबसे पहले अचल कुमार मल्होत्रा साहब, मैं आज आपके पास आऊंगा क्योंकि यूएई पहला ऐसा खाड़ी देश बन गया है जिसने इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए हैं। अमेरिका की अहम भूमिका, किस तरह से आप देखते हैं इस बड़ी डील को, इस ऐतिहासिक दोस्ती की शुरुआत को? समीर, जैसा कि आपने कहा और मीडिया में भी बताया, ये वास्तव में एक ऐतिहासिक घटना है। इजराइल और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में समझौता होना, एग्रीमेंट होना, ये अपने आप में मिडिल ईस्ट में शांति स्थापना की दिशा में एक इम्पोर्टेंट कदम कहा जा सकता है। हाँ। इससे पहले इजराइल के रिलेशंस इजिप्ट और जॉर्डन के साथ नॉर्मल हुए थे, लेकिन काफी साल हो गए इस बात को। और ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो ये जो मिडिल ईस्ट है, इसमें अगर शांति की स्थापना होती है तो ना सिर्फ ये मिडिल ईस्ट के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक अच्छा संकेत है। भारत के भी मिडिल ईस्ट में बहुत सारे इंटरेस्ट हैं। भारत के लिए ये बहुत बड़ी सोर्स ऑफ एनर्जी सोर्सेज की सप्लाई का जरिया है। हमारे लाखों लोग वहाँ मिडिल ईस्ट में काम करते हैं, वहाँ से इन्वेस्टमेंट्स आती हैं। तो इन सब चीजों के मद्देनजर अगर हम बात करें तो मुझे लगता है ये अपने आप में बहुत ही एक अच्छी जो है एक कदम उठाया गया है। और जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वॉशिंगटन से और तेल अवीव से, उसपे ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि यूएई के बाद शायद दूसरे अरब देश भी जो हैं इसे फॉलो अप करेंगे और इजराइल के साथ इनके संबंध जो हैं सुधार होंगे। भारत ने तो 1992 से ही अपने इजराइल के साथ संबंधों को ठीक किया था। जाहिर है कि कुछ कंट्रीज हैं जैसे ईरान, पाकिस्तान और चाइना, वो इस बात से खुश नहीं होंगे। फिलिस्तीन के अपने रीजंस हैं नाखुश होने के लिए। उन्हें लगता है कि उनकी स्ट्रगल और उनकी जो डिमांड्स हैं और जो उनका जो क्लेम है अपनी इंडिपेंडेंट स्टेट के लिए, शायद उस पर इसका असर बुरा पड़े। लेकिन इस डील का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि इजराइल ने वेस्ट बैंक जो उसके अंडर ऑक्यूपेशन है और जिसके ऊपर वो सॉवरेनिटी की बात कर रहा था, उसे फिलहाल उसने सस्पेंड कर दिया है। इससे एक अच्छा माहौल बनेगा। अश्वनी सिवाच भी हमारे साथ मौजूद हैं और देखिए तारुफ करा दूं, मनीष झा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी इस पर जरूर एक्सपर्ट ओपिनियन लिया जाएगा क्योंकि इस मामले के एक्सपर्ट वो भी हैं। लेकिन अश्वनी सिवाच, उससे पहले देखिए, कुछ इजराइल आगे बढ़ा है और कुछ यूएई आगे बढ़ा है। पुरानी जो तलखियां थी उसको खत्म करके नई दोस्ती की शुरुआत की गई है। भारत को इससे क्या हासिल होगा सर, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट तो उसी में। समीर, बहुत ही एक हिस्टोरिक डिसीजन हुआ है जो, और ये मैं कहता हूं डोनाल्ड ट्रंप की डिप्लोमेसी की पहली जीत है। अगर आप बोलो फॉरेन डिप्लोमेसी, अगर कोई उसने ऐसा काम करके दिखाया अपने टाइम में, तो ये है जहां पर यूएई और इजराइल के संबंध इंप्रूव हो गए और इनके आपस में डिप्लोमेट्स आएंगे। और इसके बाद ये पहल है, और इसके बाद जो है और जो मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया के देश हैं वो इजराइल के साथ दोस्ती करेंगे। उससे क्या है, पूरा माहौल एक प्रकार पीसफुल होगा। भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि भारत के रिलेशन यूएई से भी अच्छे हैं, इजराइल से भी अच्छे हैं और किसी तो अमेरिका से भी अच्छे हैं। अगर मिडिल ईस्ट के अंदर पीस आती है तो भारत को सबसे अच्छा फायदा होता है। ये याद रखना समीर, दो तीन चीजें हैं जिसके अंदर स्टैंड आउट करती है। जिस प्रकार से इजराइल ने यह माना कि वेस्ट बैंक पे जो भी उनका एक प्रकार से एक्सटेंशन का था उसको सस्पेंड कर दिया, बाकी देशों से भी वो अच्छे रिलेशन रखें, उससे भारत से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। भारत की 70 से 80 लाख के करीब जो है लोग काम करते हैं। उसके बाद भारत के रिलेशन इजराइल से और अगर मिडिल ईस्ट दोनों से अच्छे हैं, इनके संबंध इंप्रूव होते हैं, तो जरूरी है भारत को उसका बहुत फायदा होगा। उसका फायदा इतना होगा कि हमारे को एक तो ऑयल वगैरह बड़ा सस्ता मिलेगा और दूसरी बात यह है कि दूसरी बात क्या होगी कि जो अब हम वेपन बना रहे हैं
भारत के अंदर, उसके अंदर भी ये मार्केट बड़ा अच्छा है मिडिल ईस्ट में। जिस प्रकार से आत्मनिर्भर भारत हो रहा है, ब्रह्मोस मिसाइल है आपकी, अभी जो ALH है, उसके बाद आपका LCH है, उसकी भी एक मार्केट है। तो ओवरऑल एक बिल्कुल अश्विनी सिवाज साहब बने रहे आप हमारे साथ, और निश्चित तौर पर यह जानना बहुत दिलचस्प होगा कि भारत का इसमें हित क्या है। लेकिन आइए अब आपको दिखाते हैं कि इस नई दोस्ती से कैसे जिनपिंग और इमरान खान की टेंशन बढ़ गई है। यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर इससे हमको, हिंदुस्तान को क्या फायदा होगा। तो देखिए, एक बड़ा फायदा तो यही नजर आ रहा है कि नई दोस्ती से जिनपिंग और इमरान खान टेंशन में। इजराइल UAE के गठजोड़ से चीन, पाकिस्तान और ईरान को बड़ा झटका लगा है। ईरान, पाकिस्तान ने कभी इजराइल को न मान्यता दी और न इससे राजनयिक संबंध रखे, लेकिन अब पहला खाड़ी देश बन गया है UAE, जिसने डिप्लोमेटिक रिश्तों की शुरुआत कर दी है। मिडिल ईस्ट के देशों में चीन की पकड़ इससे कमजोर होगी, इसमें कोई शक नहीं है। चीन का रुतबा जो है उसमें कमी आएगी। UAE और इजराइल दोनों से भारत के संबंध हम सब जानते हैं बहुत अच्छे हैं। UAE का तो सर्वोच्च जो अवार्ड है, पुरस्कार है, उससे भी नवाजा गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। भारत UAE इजराइल की जुगलबंदी चीन पाकिस्तान के लिए निश्चित तौर पर मुसीबत है, और हम सब जानते हैं कि इस वक्त चीन और पाकिस्तान से हिंदुस्तान के रिश्ते कैसे हैं और कैसे भारत में लगातार डिसरप्शन करने की कोशिश चीन और पाकिस्तान दोनों की तरफ से हो रही है LOC और LAC पर। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। आरजू कासमी हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान की सीनियर जर्नलिस्ट। आरजू, आप मानती हैं कि निश्चित तौर पर इसीलिए पाकिस्तान में खलबली है इस ऐतिहासिक दोस्ती के बाद, जिस तरह से इजराइल और UAE नजदीक आए हैं, और इसमें अमेरिका की बहुत अहम भूमिका है। और आप देखिए, आज की तारीख में अमेरिका हो, इजराइल हो, UAE हो, तीनों मुल्कों से हिंदुस्तान के शानदार रिश्ते हैं। जी बिल्कुल समीर, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका का प्रेशर होता है तो ही इस्लामिक कंट्रीज कोई भी स्टेप उठाती हैं। और जहां तक UAE की बात है, UAE जो है वो बगैर सऊदी अरब की मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सऊदी अरब का एक होल्ड है बहरहाल सारी इस्लामिक कंट्रीज के ऊपर। और अमेरिका जो है वो सब इस्लामिक कंट्रीज को चलाता है। अगर ऐसा ना होता तो उसने मोदी जी को अवार्ड्स ना मिले होते इस्लामिक कंट्रीज से। लेकिन अब चीजें बदल रही हैं और इसको आप बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। अब वो दिन भी दूर नहीं कि जब पाकिस्तान भी मेरे ख्याल से आगे बढ़ेगा और इजराइल को तस्लीम करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह के प्रेशर्स आ रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए या उसको हैंडल करने के लिए चीजें चेंज हो रही हैं। और आई होप कि एक दिन वो भी आए जब हमारे ऊपर इस तरह का और आपके ऊपर इस तरह का प्रेशर आए कि हम दोनों कंट्रीज भी आपस में अच्छे से रह सके और हमारी भी आपस में दोस्ती हो। और इजराइल को जहां तक एक्सेप्ट करने का, तो बिल्कुल फलस्तीन में जो कुछ वो लोग कर रहे हैं उस पर तो पूरी दुनिया को आवाज उठानी चाहिए। उसके लिए तो पाकिस्तान अभी भी अपना स्टैंड लेगा और बात करेगा। लेकिन अगर UAE ने उसको एक्सेप्ट किया है और उसको रिकॉग्नाइज किया है तो बिल्कुल बाकी कंट्रीज, इस्लामिक कंट्रीज भी आहिस्ता आहिस्ता करके उसी स्टेप पे चलेंगी। लेकिन आरजू कासमी, क्या आपको लगता है कि अब इस नए समझौते के बाद और UAE पहला ऐसा खाड़ी देश बन गया है जो कि डिप्लोमेटिक रिश्तों की शुरुआत कर रहा है, यह सिलसिला और आगे बढ़ेगा और इस पूरी कवायद से कहीं ना कहीं पाकिस्तान दुनिया में और अलग थलग पड़ेगा? जी, ये सिलसिला बिल्कुल आगे बढ़ेगा। जैसे मैंने कहा कि सऊदी अरब ने भी एक तरह से उसको एक्सेप्ट किया है, क्योंकि सऊदी अरब के आशीर्वाद के बगैर UAE आगे बढ़ ही नहीं सकता। और जहां तक पाकिस्तान अलग थलग नहीं होगा, क्योंकि जब हर चीज आपको मालूम है कि एक सिम्त में जाएगी, एक तरफ सभी लोग जब एक्सेप्ट करने लगेंगे तो पाकिस्तान के पास भी कोई चॉइस नहीं होगी और पाकिस्तान को भी जो है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बाकी जो डिफरेंसेस है वो अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान को भी मेरे ख्याल में आगे जाके इस बात को मानना ही पड़ेगा, चाहे वो अमेरिका का प्रेशर हो चाहे सऊदी अरब का प्रेशर हो। पाकिस्तान भी आगे बढ़ेगा और कुछ अभी नहीं तो कुछ टाइम के बाद जो है वो, अगर पाकिस्तान तो आगे बढ़ेगा आप कह रही हैं मजबूरी में, लेकिन क्या बाकी मुल्क भी पाकिस्तान को लेकर आगे बढ़ेंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आज की तारीख में दुनिया के बाकी मुल्कों में पाकिस्तान की जो एक्सेप्टेंस है उसको भी लेकर बड़े सवाल हैं। बहरहाल हम लगातार ये बातचीत करते रहेंगे, लेकिन एक अहम खबर यह भी है कि इस ऐतिहासिक समझौते को करवाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए नोबेल प्राइज की मांग उठने लगी है।
अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए रॉबर्ट ओब्रायन ने कहा है कि इजराइल यूएई समझौते में ट्रंप की अहम भूमिका है। ऐसे में वो नोबेल प्राइज की दौड़ में सबसे आगे हो गए हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप पहले उत्तर कोरिया को भी शांति की राह पर लाए थे और अब देखिए यूएई और इजराइल के बीच समझौता करा दिया तो वो नोबेल प्राइज के प्रबल दावेदार हो गए हैं। मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, समझौता हुआ नहीं और ये आवाज भी उठनी शुरू हो गई अमेरिका से ही कि नोबेल प्राइज के प्रबल दावेदार हो गए ट्रंप। राष्ट्रपति ट्रंप को चुनाव में जाना है। ऐसी स्थिति में अगर इस तरह की बातें उठ रही है तो ये उनके कैंपेन को कितना बूस्ट करेगा। और प्रेसिडेंट ट्रंप आज वाकई में बहुत खुश होंगे क्योंकि कोविड को लेकर जितने वो डिफेंसिव थे उतने ही अब कम से कम वो कह पाएंगे कि देखिए हमने एक बड़ा पीस डील कर दिखाया है। लेकिन अगर इसका आप लार्जर पिक्चर देखिए समीर, तो मैं कहता हूं कि ये दरअसल जियो पॉलिटिक्स का नेक्स्ट जनरेशन है। और नेक्स्ट जनरेशन मतलब खाड़ी देश में जो दोनों प्रिंस हैं, चाहे सऊदी प्रिंस हो या यूएई के प्रिंस हो, वो जो ट्रेडिशनल खाड़ी देशों की पॉलिटिक्स है उससे अलग वो आगे बढ़ रहे हैं। सऊदी और यूएई ने भारत के साथ जिस तरह का दोस्ताना बिहेव किया और पाकिस्तान को दरकिनार किया, उसके बाद आगे बढ़कर सऊदी और यूएई ने भले ही ईरान की वजह से लेकिन इजराइल के साथ हाथ मिलाया। तो एक जो आप कहेंगे कि एक हाईवे बन रहा है अमेरिका, इजराइल, सऊदी, दुबई और तब फिर भारत तक का एक जो हाईवे है, मुझे लगता है ये परफेक्ट जवाब है चाइनीज प्रेसिडेंट के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का कि अगर आपकी आइडियोलॉजी मिलती है तभी आप कनेक्ट हो सकते हैं, ना कि स्वार्थ की वजह से आप कनेक्ट होते हैं। और देखिए कि जैसे ही ये पीस डील हुआ तो सबसे पहले जो अपोजिट रिएक्शन आया वो चीन की तरफ से आया, क्योंकि चीन को ही परेशानी हो रही है इस तरह के डील होने से। तो निश्चित तौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए एक बड़ी कामयाबी है और मुझे लगता है कि एक समान आइडियोलॉजी वाले तमाम देशों के लिए, अमेरिका से लेकर भारत तक, उन सब के लिए ये एक बड़ी खुशखबरी है। बिल्कुल। अब हम सीधे अपने दर्शकों को लिए चलेंगे। इजराइल जेरूसलम से मौजूद हैं हरिंदर मिश्रा साहब जो कि पीटीआई के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। उससे पहले एक अहम खबर आपको यह बता दें कि इजराइल यूएई के संबंधों से फिलिस्तीन नाराज है। इजराइल ने समझौते को बताया है अरब के लोगों के खिलाफ। फिलिस्तीन ने यह बताया है इस्लामिक देशों का आपात सत्र जो है वो फिलिस्तीन की तरफ से बुलाया गया। बैठक में इस समझौते को खारिज किया जाएगा। फिलिस्तीन ने यूएई से अपने राजदूत को भी वापस बुला लिया है। अब हरिंदर मिश्रा जी, क्या ये जो फिलिस्तीन का रुख और रवैया सामने आया है, क्या ये एक्सपेक्टेड लाइन पर ही नहीं है? ये तो होना ही था। जी देखिए, सबसे पहले तो ये जो समझौता हुआ है इसको लेकर के कोई बहुत ज़्यादा लोग यहाँ आश्चर्यचकित नहीं है, क्योंकि अगर आप गौर करें तो अभी डोनाल्ड ट्रंप और उनके चुनाव प्रचार को लेकर के बात हो रही थी। यहाँ पर 3 चुनाव हुए 1 साल के अंदर। ये सरकार जो बनी है इजराइल में, इस सरकार के बनने के पहले 3 चुनाव हुए और किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया। तो बेंजामिन नेतन्याहू उस चुनाव प्रचार के दौरान बार बार इस बात को कहते आ रहे थे कि अरब दुनिया के साथ, खास करके खाड़ी के देशों के साथ इजराइल के जो संबंध हैं वो काफी अच्छे हुए हैं। और चुनाव प्रचार के दौरान वो इसको भुनाने की भी बहुत कोशिश कर रहे थे। वो लगातार लोगों को ये कह रहे थे कि उनके कद का कोई यहाँ पर नेता नहीं है और उनके नेतृत्व में ये सारे जो देश हैं उनके इजराइल के साथ संबंध जो हैं वो बहुत अच्छे हुए हैं। और बार बार यहाँ ये चर्चा चल रही थी, तो इस बात को लेकर के कोई आश्चर्यचकित नहीं है। यहाँ पर फिलिस्तीन में भी लोग जो है, हकीकत तो ये है कि फिलिस्तीन में भी लोग इस बात को मान चुके हैं कि उनके साथ लिप सर्विस के अलावा अरब दुनिया जो है वो आज पूरी तरह से खड़ी नहीं है। अरब दुनिया भी जो है वो बटी हुई है फिलिस्तीन और इस्राएल के संघर्ष के मामले पर। तो वहां भी हकीकत में लोग जो हैं उन्हें कोई बहुत बड़ा झटका नहीं लगा है, लेकिन फिर भी जो है वो उम्मीद नहीं कर रहे थे कि इतना जल्द इस तरह का तो ये जो इस्लामिक देशों का आपात सत्र बुलाया गया है फिलिस्तीन की तरफ से, इसमें आपको क्या लगता है कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? जी देखिए, उन्होंने ओआईसी और अरब दुनिया के भी सारे जो है स्टेट्स के सारे लीडर्स को उन्होंने इसका अपात्र सत्र जो बुलाया है और उन्हें उम्मीद है कि सभी इसमें हिस्सा लेंगे। लेकिन
देखिए जिस तरह से ध्रुवीकरण हुआ है, और ये सारा ईरान के मसले पर जो है ये ध्रुवीकरण हो रहा है। ईरान को लेकर के एक ईरान का खेमा यहाँ तैयार हुआ है, और दूसरी तरफ जो बहुत बड़ा खेमा जो है वो आप कह सकते हैं एक तरह से सऊदी अरेबिया के नेतृत्व में जो है वो बनता नजर आ रहा है। लेकिन ये जो है ये ईरान ये अमेरिका और इस्राइल के साथ जुड़ा हुआ ये खेमा है। तो ये जो सारे जो देश हैं, इसमें भी देखिए एक छोटा सा राइडर ये डाल दिया कि हम इसलिए कर रहे हैं समझौता क्योंकि ये लोग जा रहे थे, कब्जा करने जा रहे थे पश्चिम तट पर। अब जो है इस संधि की वजह से उस पर वो कब्जा नहीं करने जाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर जमीनी हकीकत पर नजर डालें तो ये जो एनेक्सेशन की बात जो बार बार हो रही है, ये क्या एनेक्स करना है? ये सारा जो इलाका है जिसको एनेक्स करने की बात चल रही है, जिस पर इजराइल कब्जा कर लेगा, और इसको अमेरिका ने भी जो है उसने हामी कर दी है इस पर, वो असल में एनेक्स करने के लिए कुछ है नहीं। ये सारा इलाका तो ऑलरेडी इजराइल के नियंत्रण में है। तो अगर वो एनेक्सेशन होता भी है तो वो महज जो है एक तरह से जो चीज डी फैक्टो ऑलरेडी है उसको एक स्टैंप लग जाएगा कागजी कि हाँ अब जो है हमने इस इलाके पे कब्जा कर लिया, लेकिन हकीकत में वो ऑलरेडी इजराइल के नियंत्रण में है। ठीक है हरेंद्र मिश्रा जी, बिल्कुल हम आपके पास दोबारा आएंगे, बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। एक और ब्रेकिंग न्यूज अपने दर्शकों को दे दें कि राफेल पर डर का पाकिस्तान का पहला कबूलनामा अब हमारे सामने। भारत चाहे राफेल लाए या S-400 हम तैयार हैं, ये कह रहा है पाकिस्तान। राफेल 5 आए या 500 फर्क नहीं पड़ता। बड़बोलेपन की इंतहा हो गई पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान आर्मी पर हमले का जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। 73वां स्वतंत्रता दिवस पाकिस्तान मना रहा है, हम सब जानते हैं। आज 14 अगस्त है और ऐसे वक्त में बड़े बड़बोले बयान जो हैं वो सामने आ रहे हैं। आरजू काजमी हमारे साथ पाकिस्तान से मौजूद हैं। और आरजू, मुझे आप ही का एक वीडियो याद आ रहा है जिसमें आपने कहा था कि इस तरह के बड़बोले बयान तो आएंगे ही, और देखिए उसका सिलसिला शुरू हो गया। जी देखें, बिल्कुल जवाब तो देना होता है ना। आपके यहाँ से भी इस तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं और हमारे यहाँ से भी आती है, और ऑब्वियसली नहीं, हमारे यहाँ से तो सिर्फ स्टेटमेंट नहीं आती, हमारे यहाँ राफेल भी आता है। नहीं तो हमारे यहाँ काम हो रहा है, आपके यहाँ सिर्फ बयानबाजियां हो रही हैं। आप लोग समीर, आप लोग सारे अपनी सारी इकोनॉमी जो है वो इसी तरह की चीजें लेने में राफेल और डिफेंस पे लगा रहे हैं, अपने लोगों पे नहीं लगा रहे। यही चीज मैं यहाँ पे भी कहती हूँ कि यहाँ पे लोगों के ऊपर पैसे लगाने चाहिए, ना कि डिफेंस के ऊपर। अगर आपस में अच्छे से रहेंगे तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप भी हमारे से बचने के लिए करते हैं, हम आपसे बचने के लिए करते हैं। इस वजह से दोनों कंट्रीज की इकोनॉमीज गलत जगह पे हमें इन्वेस्ट करनी पड़ती है, बजाय इसके हम अपने लोगों को एजुकेशन में, हेल्थ में या किसी और चीज पे लगाएं। आप ये चीज क्यों नहीं समझा रहे अपने लोगों को? नहीं, तो उसके लिए तो फिर पाकिस्तान को ही समझना होगा ना। आप जिस बात का जिक्र कर रही हैं, देखिए हर तरफ ऐसे लोग मौजूद हैं और हर तरफ के जो नागरिक हैं वो एक ही तरह के हैं। वो चाहते हैं कि दोनों मुल्कों में अच्छे संबंध बने, लेकिन उसके लिए दिक्कत सबसे बड़ी क्या है? पाकिस्तान अगर टेररिज्म का एक्सपोर्ट बंद कर दे तो फिर बातचीत भी हो सकती है और फिर आगे भी बढ़ा जा सकता है। लेकिन अब तो इन सारी बातों पर विश्वास करने का मन ही नहीं करता कि ऐसा कभी हो पाएगा जो पाकिस्तान का रुख है टेररिज्म को लेकर। देखिए, पाकिस्तान तो टेररिज्म का खुद शिकार है, पाकिस्तान तो खुद विक्टिम है। पाकिस्तान को क्या फायदा होगा? मुझे आप एक फायदा बता देना जो पाकिस्तान को ये करने से हो। जो आप लोग बार बार एलिगेशंस लगाते हैं, तो मुझे बताइए पाकिस्तान को ऐसा करके मिलेगा क्या? पाकिस्तान हरगिज ऐसा नहीं कर रहा है। हम तो खुद, हमारे यहाँ खुद 70,000 से ज्यादा लोग तो हमारे यहाँ मारे जा चुके हैं, हमारे यहाँ शहीद हुए। काज़मी, अब ये बातें पुरानी हो गई ना। अब तो सीधे सीधे तमाम ऐसे सबूत हैं। हाफिज सईद आपके यहाँ, मसूद अजहर आपके यहाँ, लादेन मारा जाता है आपके यहाँ। बाकायदा ISI के बड़े बड़े अधिकारी इन दहशतगर्दों के साथ मीटिंग करते हैं, योजना बनाई जाती है कैसे अटैक करना है, कैसे हमला करना है। ये सब कुछ तो अब ऑन रिकॉर्ड है। तो अब तो ये सारी बातें पुरानी हो गई। ये तो हम लोग 5-6 साल पहले, 8-9 साल पहले डिबेट करते थे। लेकिन अगर ये सब कुछ आपके पास सबूत है, आप समझते हैं कि ऐसा हो रहा है, तो आप यूनाइटेड नेशन में ले जाइए, पाकिस्तान के ऊपर केस कर दीजिए। लेकिन क्योंकि आप लोगों के पास कोई सबूत नहीं है, ऐसे तो यूनाइटेड नेशन में भी हाफिज सईद के ऊपर बहुत बड़ा इनाम रखा हुआ था, अमेरिका ने भी, लेकिन अभी तक वो इनाम क्लेम करने भी कोई नहीं आया, क्योंकि जाहिर है उनके पास कोई प्रूफ ही नहीं है ना। ये सिर्फ और सिर्फ एलिगेशंस हैं। ठीक है, इस पर एक छोटा सा रिएक्शन अश्विनी सिवाच साहब आपका, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा। देखो समीर, क्या बहुत ही लाफेबल बात कर रहे हैं। देखो, जहां पाकिस्तान पूरा बिल्कुल आतंकवाद से जुड़ा हुआ है,
पाकिस्तान एक बड़ी प्रॉब्लम में है, गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट। जो टेररिस्ट इनको फायदा देते हैं उनको वो गुड टेररिस्ट बोलते हैं। लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन और अल बदर वो इंडिया में भेजते हैं, और कहीं ना कहीं तालिबान और हक्कानी ग्रुप अफगानिस्तान में भेजते हैं। जो ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान की बात कर रहे हैं वो तो इन्होंने क्रिएट किया है। तो एक तो इन्होंने पूरे वर्ल्ड के अंदर टेररिज्म फैला दिया है, और अब ये कहते हैं टेररिज्म के हम विक्टिम हैं। अरे फैला के फिर कैसे आप विक्टिम हो सकते हो? और दूसरी बात जो बातचीत कर रहे थे कि भाई हम तो कुछ भी पैसा खर्च नहीं करते, ये 4.5% जीडीपी का, और इसी प्रकार 4% जीडीपी का चीन करता है। भारत तो 1.5 और 1.6। बिल्कुल कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है बेसिकली भारत और पाकिस्तान का। बिल्कुल आपने सही बात कही अश्विनी श्रीवास्तव। एक और अहम खबर अपने दर्शकों को दे दें। अमेरिका की अपने नागरिकों को पाकिस्तान ना जाने की अपील का मतलब क्या है, मायने क्या है? आतंकवाद और कोविड-19 के चलते अमेरिका ने पाकिस्तान जाने से अपने नागरिकों को रोक दिया है, एडवाइजरी जारी कर दी है। पाकिस्तान में कोविड और आतंकवाद का खतरा है, यह कह रहा है अमेरिका। खासकर अमेरिकी बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की यात्रा से बचें, यह भी एडवाइजरी में जिक्र किया गया है। आखिर अमेरिका की एडवाइजरी का क्या मतलब है? अमेरिका ये क्यों कह रहा है कि पाकिस्तान भूलकर भी मत जाना? ये अपने आप में जानने वाली बात है। अमेरिका की अपने नागरिकों के लिए नई यात्रा गाइडलाइन जो है वो सामने आई है। ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी गई है अमेरिका की तरफ से। अमेरिका ने नागरिकों को पाकिस्तान की यात्रा करने से मना किया है, क्योंकि आतंकवाद इस तरह चरम पर पहुंच चुका है पाकिस्तान में कि अमेरिका को कहना पड़ रहा है अपने नागरिकों को कि ना जाओ पाकिस्तान। आतंकी हमले और कोरोना के चलते पाकिस्तान जाने से मना किया गया है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का जिक्र है बाकायदा, और कहा गया है कि यहां तो आप बिल्कुल मत जाइए। ये स्थिति जो है ये इस वक्त पाकिस्तान की है, और टेररिज्म पर ही अभी मैं आरजू से बात कर रहा था, इसलिए यह बताना अब जरूरी हो गया है। पाकिस्तान में लोगों को आपात स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। देखिए परेशानी कितनी ज्यादा है कि अमेरिका को यह कहना पड़ा है। सीमा बंद, एयरपोर्ट बंद, यातायात प्रतिबंध जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है अगर कोई अमेरिकी नागरिक पाकिस्तान जा रहा है। अमेरिका को पाकिस्तान में अपने नागरिकों के अपहरण की भी आशंका है। यानी एक तरह से साफ साफ अमेरिका यह कह रहा है कि अगर आप पाकिस्तान जा रहे हैं तो अपने रिस्क पर जा रहे हैं, वहां पर आपके साथ कुछ भी हो सकता है। यह स्थिति है। अचल कुमार मल्होत्रा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। मल्होत्रा साहब, किस तरह से आप देखते हैं अमेरिका की इस एडवाइजरी को? देखिए, अमेरिका की एडवाइजरी में आप साफ साफ एक संदेश पढ़िए जो क्लियर कट शब्दों में ये कह रहा है कि पाकिस्तान की स्थिति और परिस्थिति ऐसी नहीं है कि कोई भी अमेरिकन नागरिक वहां जाए, क्योंकि वो कोविड-19 से अगर बच भी गया तो वहां के आतंकवादियों और दूसरे जो समस्याएं हैं वहां से नहीं बच पाएगा। तो उनकी जान और माल को खतरा है। तो ये एक किस्म से आप यूं समझिए कि अमेरिका की असेसमेंट है पाकिस्तान में चल रही बुरे हालात को लेकर। और पाकिस्तान में सिर्फ कोविड और आतंकवादी की बात नहीं है, पाकिस्तान में जो उनके अपने लोगों के खिलाफ हो रहा है और जो उसकी एक इंटरनेशनल इमेज बन के सामने आ रही है, उस सब के चलते हुए ये अमेरिका की एक इनडायरेक्ट कमेंट्री है जिसे वो अपनी एडवाइजरी के थ्रू पाकिस्तान की इमेज को इंटरनेशनली कन्वे करने की कोशिश कर रहा है। तो जाहिर है कि ये पाकिस्तान के इमेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आरजू काज़मी इस वक्त क्योंकि पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद हैं। आरजू, क्या आपको लगता है कि इशारों में बहुत कुछ कह दिया है अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए? नहीं समीर, मेरा ख्याल है कि ये अगर उन्होंने ऐसा कहा है, क्योंकि मैंने ये रिपोर्ट अभी नहीं देखी, अगर ऐसा कहा गया है तो हो सकता है कि कोरोना वायरस के हवाले से ये बात की गई हो। नहीं, हमने बताया था कि कोरोना वायरस और टेररिज्म, नहीं तो दो रीजंस दिए गए। क्योंकि टेररिज्म यहाँ पे अभी इतना नहीं है। देखे अभी इन दिनों में कोई ऐसा टेररिज्म का कोई खास ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है जिसके ऊपर वो ये बात करे। अगर ऐसा ही कुछ होता तो एम्बेसी के लोग भी बुला लेते। वो यहाँ पे जो उनका स्टाफ मौजूद है उसको अमेरिका को भी पता नहीं होगा ना कि हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे आतंकी जो आप लोगों ने पाले हुए हैं वहां पर, जो सुबह शाम घूमते रहते हैं खुला, वो कैसे रिएक्ट करेंगे अमेरिकी लोगों के साथ? हाफिज सईद अरेस्ट है। हाफिज सईद बहुत टाइम से अरेस्ट है, आपको पता ही होगा। वो तो दिखावा होता है ना, आज की बात नहीं है, वो तो दिखावा होता है अरेस्ट के नाम पर। फिर रहे हैं
कभी अरेस्ट होता है, कभी छूट जाता है। कुछ पाकिस्तान करे तो आपको दिखावा लगता है, पाकिस्तान कोई एक्शन करे तो आप उसे दिखावा कह देते हैं, पाकिस्तान ना करे तो भी आपको प्रॉब्लम है, पाकिस्तान करे तो आप कहेंगे दिखावा है। ऐसा नहीं है, दिखावा नहीं है, वो बाकायदा अरेस्ट है और काफी टाइम से अरेस्ट है, उनको किसी ने नहीं देखा है बाहर। चलिए तो पाकिस्तान चलिए ठीक है, एक अहम खबर आ रही है आरजू जम्मू कश्मीर से, वो भी हम ले लेते हैं। जम्मू कश्मीर के नौगाम में जैश के आतंकियों ने पुलिस पार्टी पर हमला किया। देखिए अभी मसूद अजहर का हम जिक्र कर रहे थे और जैश ने हमला कर दिया जम्मू कश्मीर में एक बार फिर। आतंकी हमले में 2 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। आतंकी हमले में 1 पुलिसकर्मी जख्मी भी हुआ है। आतंकियों की तलाश में इस वक्त सर्च ऑपरेशन जारी है। इरफान कुरैशी हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं श्रीनगर से, सीधे उनका रुख करेंगे। इरफान, और क्या अपडेट मिल पाई है इस अटैक के बारे में? देखिए समीर, ये जो हमला है ये श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स नौगाम बाईपास पर हुआ, जहां पर डिप्लॉयमेंट पार्टी रखी गई थी, क्योंकि जिस तरह 15 अगस्त को श्रीनगर में सुरक्षा को टाइट किया गया, हाई अलर्ट पे रखा गया है, उसके चलते नौगाम बाईपास, बिकॉज क्योंकि ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ये बहुत ही हसास है, वहां पर डिप्लॉयमेंट रखा गया। 2 टेररिस्ट आए और हमारे लड़कों को पीछे से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दिया, जिसमें हमारे 2 सिपाही शहीद हो गए, 1 जख्मी हुए। हम लोग पूरे एरिया को कॉर्डन कर लिए हैं और इसमें जैश मोहम्मद का हाथ लगता है प्राइमरी फेसी से, और इसको हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं। कॉर्डन चल रहा है, सर्च चल रहा है, देखते हैं। सर, इस तरह के इनपुट पहले थे आपको कि ऐसा कुछ वाक़ा पेश आ सकता है? हाँ बिल्कुल था, हर एक 26 जनवरी 15 अगस्त के पहले ऐसा इनपुट आते रहता है। इसका भी इनपुट था कि किसी भी एरिया में स्ट्राइक कर सकता है। लड़के हमारे अलर्ट थे, आप जैसा देखे होंगे बीपी जैकेट पटका भी पहने थे, पूरा मुश्किल था। एक पीछे से छिप के आ गया, फायर किया, जिससे हमारे 2 लड़के शहीद हो गए। लेकिन हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर लिए हैं कौन है, जैश मोहम्मद ग्रुप का है, और बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज कर लेंगे। सर, ये एरिया जो फाइट ऑफ कर लिया आपने, जांच पड़ताल चल रही है, स्पेशली सिक्योरिटी, आप समझते हैं कि थोड़ा लैकिंग या लूप होल्स कहीं ना कहीं से? लूप होल्स नहीं है, लूप होल नहीं। आप देखिए गली कितना नैरो है, इसमें सिविल का मूवमेंट होते रहता है। तो ऐसा नहीं कि आइसोलेट पेड़ था कि यह इसमें सिविलियन का मूवमेंट होते रहता है, तो इसको लूप होल नहीं कर सकते। कितना चैलेंजिंग समझते हैं आप 15 अगस्त इंडिपेंडेंस? हरदम हर एक साल चैलेंजिंग रहता है, हालांकि कश्मीर में हर डेली चैलेंजिंग जो पुलिस की रहता है, लेकिन अगर हम बात करें तो क्या इंतजाम कल भी आप लोग शेयर किए थे, पूरी हम लोग तैयारी कर चुके हैं। यह हादसा हो गया, अनफॉर्चुनेट हो गया। इसमें चूंकि भीड़-भाड़ से लोगों का मूवमेंट था, तो हमारे जवान अगर रिटेलिएट कर। बिल्कुल, एक बार पाकिस्तान का ही रुख करते हैं। आरजू काज़मी हमारे साथ मौजूद हैं। आरजू, अभी आप थोड़ी देर पहले ही कह रही थी ना कि आखिर पाकिस्तान के लिए इस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, क्यों पाकिस्तान को आतंकवाद का अड्डा बताया जा रहा है? जैश ए मोहम्मद ने इतनी देर में एक अटैक करा दिया, और जैश ए मोहम्मद का सरगना कौन है? मसूद अजहर। वो आपके मुल्क में कितने आराम से रह रहा है, इस नाक को कैसे आप लोगों ने पाला पोसा है, अब ये भी झूठ ठहराएंगे क्या इसको भी? समीर, आपकी एजेंसीज इतनी स्मार्ट कब से हो गई है कि किसी किस्म का अटैक होते के साथ ही आपको पता लग गया कि किसने किया है, कहां से किया है? उसमें टाइम लगता है। आप बगैर चेक किया फौरन ही पाकिस्तान पे एलिगेशंस लगा देते हैं। ये आपके कश्मीर के अंदर से भी तो लोग उठ रहे हैं, जो आप लोगों ने उनको बंद कर रखा है, उसके ऊपर भी तो लोग रिएक्शन नहीं, वो सब बंद हो चुका है। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद उसमें बहुत कमी आ चुकी है। आरजू काज़मी, आपको भी पता है, और इसी वजह से पाकिस्तान छटपटा रहा है और आतंकी संगठनों से, मसूद अजहर से, हाफिज सईद के जरिए इस तरह की चीजें करवा रहा है। ये तो आपको पता है ना, ये तो दुनिया जानती है। प्रूफ करिए ना। नहीं, पाकिस्तान ऐसा कुछ नहीं करा रहा है। पाकिस्तान अगर प्रूफ दे दिया जाएगा आपको, पहली बात तो ये कि जो बात कही गई है वो ऑफिशियली कही गई है, आधिकारिक तौर पर कही गई है, तो जाहिर है पुलिस डिपार्टमेंट को सबूत मिले होंगे, उसके आधार पर यह कहा गया है। लेकिन अगर हम आपको सबूत दे भी देंगे तो कौन सा आप कार्रवाई कर लेंगे? 26/11 के तो पूरे हमने डोजियर सौंप दिया आपको, कौन सी कार्रवाई हो गई? आप लोग तो विद इन फ्यू मिनट्स ऐसे अनाउंसमेंट कर देते हैं जैसे वहां पे कोई लेटर छोड़ के गया कि किसने किया था। नहीं, ये वेरी अनप्रोफेशनल बिहेवियर है आप लोगों का। ठीक है आरजू, मैं आता हूं आपके पास, मैं आपकी मजबूरियां भी समझता हूं, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर नेपाल से आ रही है। आगे बढ़ते हैं, जहां चीन की साजिश एक बार फिर नजर आ रही है। नेपाल में चीन के खिलाफ लिखने वाले पत्रकार की मौत हुई है। ईमानदार पत्रकार बलराम बानिया का शव नदी में मिला है। नेपाल के द कांतिपुर डेली अखबार के वो पत्रकार थे। 10 जून को चीन की घुसपैठ के खिलाफ इन्होंने लिखा था। यह बड़ी बात है। पत्रकार ने नेपाली जमीन पर चीनी कब्जे की खबर लिखी थी और अब उसका शव नदी से बरामद हुआ है। इस खबर पर और अपडेट के लिए बिग वॉल का एक बार फिर हम रुख करते हैं। सच्चाई लिखने की सजा, क्या नेपाल में मौत है?
बलराम बानिया ने 10 जून को द कांतिपुर डेली में चीनी कब्जे की खबर छापी थी और लगातार हम आपको यह दिखा रहे हैं कि नेपाल की जमीन पर किस तरह से चीन कब्जे की नीयत से आगे बढ़ रहा है, अपनी विस्तारवादी नीतियों को आगे बढ़ा रहा है। खबर छपने के बाद नेपाल की ओली सरकार में खलबली मच गई थी, क्योंकि सच सामने ले आया ये पत्रकार और ये बात चीन को नागवार गुजरी। द कांतिपुर डेली प्रबंधन पर दबाव पड़ा और बलराम को किनारे लगाने की कोशिशें शुरू हो गईं। चीन की कारगुजारियों को उजागर करने वाले पत्रकार का शव इसके बाद नदी में मिलता है, जिसके बाद कोहराम मचा हुआ है। बलराम बानिया नेपाल की राजनीति और ब्यूरोक्रेसी में अच्छी पकड़ रखते थे, सीनियर जर्नलिस्ट थे और इसीलिए उन्होंने सच का साथ आखिरी वक्त तक छोड़ा नहीं। बलराम बानिया की गिनती बेहद ईमानदार और निर्भीक पत्रकारों में होती थी और इसी वजह से चीन की जमीन पर, जब चीन ने कब्जा किया नेपाल की जमीन पर, तो इन्होंने एक लेख लिखा और चीन का पर्दाफाश किया। हमारे साथ इस वक्त नेपाल से पंकज दास मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। पंकज दास साहब, क्या ईमानदारी से काम करने की, सच को सामने लाने की सजा मिली है इस पत्रकार को? जी बिल्कुल, देखिए जो 24 जून में एक तारीख मैं उसमें कर दूं कि ये 10 जून नहीं बल्कि 24 जून था। हाँ। जिस दिन नेपाल के सबसे बड़ी मीडिया जो है कांतिपुर में, उसके फ्रंट पेज पे एक खबर उनके नाम से छपी थी, बलराम बानिया जी के नाम से। पूरे सबूत दस्तावेज के साथ ही उस खबर को प्रकाशित की गई थी कि चीन ने नेपाल के किस किस भूभाग पर कब्जा किया हुआ है और कहां कहां उसकी योजना है आगे। बहुत बड़ी खबर थी। उस खबर से यहाँ पे पूरा तहलका मच गया था। संसद में भी हंगामा हुआ। आपको ध्यान में होगा समीर जी की संसद में नेपाल के जो विदेश मंत्री है उनको बयान देना पड़ गया कि ऐसी कुछ भी बात नहीं है, चीन ने हमारे किसी जमीन पे कब्जा नहीं किया है। बल्कि एक हास्यास्पद बयान उन्होंने ये दिया कि जो नेपाल का एक गाँव था वो अपनी मर्जी से चीन में जाके मिल गया। तो इसकी काफी आलोचना भी हुई थी। लेकिन उस खबर के बाद यहाँ जो काठमांडू में चाइनीज एम्बेसी है उसने कांतिपुर के जो मैनेजमेंट उस पर इतना प्रेशर दिया कि अगले ही दिन उस पर एक बड़ी सी क्षमा याचना मांगी गई उस पेपर की तरफ से, न्यूज़पेपर की तरफ से, कि हमसे ये भूल हो गई जो हमने ये खबर छापी। उसके बाद बलराम बानिया को 1.5 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया। वो काफी पिछले 3 दशक से नेपाल में यहाँ पे पत्रकारिता कर रहे थे, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट थे। उनके बारे में सब जानते कितने ईमानदार पत्रकार थे वो। तो अचानक से क्या हुआ, एक दिन जब जैसे अभी 1 हफ्ता हुआ है उनको दोबारा वो ऑफिस ज्वाइन किए थे और एक इन्वेस्टिगेशन खबर पर वो काम कर रहे थे और वो अपने ही उसी कारण से जो जिस खबर के कारण उनको ऑफिस से सस्पेंड कर दिया गया था उस पे और पुख्ता आप जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं पंकज वो बहुत अहम है और कहीं ना कहीं ये तमाम बातें इशारा कर रही हैं कि साजिशन बलराम बानिया को रास्ते से हटाया गया है। लेकिन अब इसकी निष्पक्ष जांच कैसे होगी, क्योंकि हमें पता है कि इस वक्त नेपाल की सरकार का रुख क्या है, चीन के आगे किस तरह से घुटने टेक चुकी है वहां की सरकार। बिल्कुल, देखिए शुरू से ही जो ये मर्डर मिस्ट्री मैं इसको कहता हूं, उनका जो शव जिस हालत में बरामद हुआ, उनको कहा गया कि काठमांडू में नदी में गिरे, लेकिन 200 किलोमीटर दूर उनका शव पाया जाता है और शव के मिलते ही उसका जो चेहरा आप देखेंगे, उस डेड बॉडी का चेहरा हम लोगों ने देखा, उसका फोटो जो देखा, आंख पे घाव है, उनके सर पे घाव है, गला में निशान है। तो कोई भी उसको जो हादसा इस तरह की जो है स्वाभाविक मौत या आत्महत्या नहीं कर सकता है। लेकिन उनके शव के मिलने के साथ ही पुलिस अलग एक थ्योरी कर रही है। यहाँ के जो कुछ जर्नलिस्ट या जो मीडिया एसोसिएशन जो चाइना से जुड़े हुए हैं वो अलग थ्योरी कर रहे हैं कि उन्होंने सुसाइड किया है और पुलिस कह रही है कि उनका पैर फिसल गया, नदी में गिर गए। तो इस तरह की थ्योरियां बनाई जा रही है ताकि जो उनका जो मौत है, उनकी जो मौत है उसको अलग दिशा में ले जा सके। हालांकि यहाँ के जो नेपाल पत्रकार महासंघ है, जो प्रेस यूनियन है, उन्होंने पुलिस पर दबाव बनाया हुआ है, सरकार पे दबाव बनाया हुआ कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले चाइना की को लेकर एक खबर कांतिपुर में ही जो आया था, उसको लेकर चाइनीज एम्बेसडर की तरफ से इतना बिल्कुल आप सही कह रहे हैं पंकज दास साहब, बहुत जो सच है उससे आपने वाकिफ कराया और बलराम बानिया के हौसले को निश्चित तौर पर हम सलाम करते हैं। और साफ तौर पर जो सारी चीजें अब तक निकलकर सामने आई हैं वो हत्या की तरफ साफ तौर पर इशारा कर रही हैं, बड़ी साजिश की तरफ साफ तौर पर इशारा कर रही हैं, जिसकी निष्पक्ष जांच इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास शो का हिस्सा बनने के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।